तो ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बट आपका काम ये है कि जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी इस प्लेलिस्ट की, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और आगे शेयर करनी है। इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई लोग इसको देख रहे हैं, मुझे और जल्दी कंटेंट डालना पड़ेगा और क्वालिटी वाला डालना पड़ेगा, राइट। तो मोटिवेशन मिलता है और तो कुछ नहीं है। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं फटाफट। तो ये नोट से हम करेंगे और बीच बीच में मैं आपको एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँगा इधर उधर से, और बीच बीच में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम करने क्या क्या वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम होता क्या है। देखो, जब भी आप कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर को कि भाई पहले ये कर, उसके बाद ये करना है तेरे को, फिर ये करना है, ठीक है। तो मैं ये जब भी बता रहा हूँ तो कंप्यूटर इसको बोलता है कि ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको उसको फॉलो करना है और चीज़ों को रन करना है अपने हार्डवेयर पे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एक प्रोग्राम लिखा हुआ। और जब वो प्रोग्राम चलता है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज लेता है, लाइक रैम लेता है, सीपीयू को थोड़ा यूज़ करता है, मेमोरी यूज़ करता है, डेटा स्टोरेज यूज़ करता है, ये सब चीज़ें जब यूज़ करके प्रोग्राम चल रहा होता है, चीज़ों को इधर उधर छेड़खानी कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोग्राम सिंपली कुछ नहीं है, जो भी आप लिखते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और जब ये चलता है तो रनिंग प्रोग्राम को बोलते हैं हम प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो प्रोग्राम्स पे पहले सबसे आते हैं कि प्रोग्राम कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम प्रोग्राम, एक होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम वो होते हैं जो कि सब कुछ सिस्टम से रिलेटेड करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि भाई मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, बट आपको दिख रहा है कि वो फाइल राइट क्लिक न्यू फोल्डर या न्यू फाइल कर रहे हो, दैट्स इट, राइट। आप अपने ग्राफिकल इंटरफेस में ये सब कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि आपकी डेटा स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में, वहाँ जाके एक डिस्क ब्लॉक ढूंढा जा रहा है और वहाँ पर राइट ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये सब जो हार्डवेयर के साथ छेड़खानी होती है, ये सब करते हैं हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसको मैनेज करने का काम होता है सिस्टम प्रोग्राम्स का। और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, जो आप देख रहे हो, राइट। मैं नोट्स बना रहा हूँ, राइट, मैं नोट्स लिख रहा हूँ, नोट्स दिखा रहा हूँ। तो ये है गुड नोट्स करके एक ऐप है, राइट, गुड नोट्स करके। तो गुड नोट्स क्या है, एक ग्राफिकल प्रोग्राम है जो मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। बट एट द एंड तो ये गुड प्रोग्राम्स भी कुछ आपकी रैम ले रहा होगा ना, ये आपकी रैम है लेट सपोज, ठीक है, 1 GB की रैम है, और इसमें कुछ मेमोरी लेके बैठा होगा ना गुड नोट्स भी, ठीक है। वैसे ही CPU का कुछ कोर्स लेके बैठा होगा, या फिर बोलो CPU भी यूज़ कर रहा होगा, मेरी डिस्क भी यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि मैं ये कहीं ना कहीं नोट स्टोर करूँगा। तो ये सब रिसोर्सेज वो यूज़ करके, मैनेज करके, ये सब जो चल रहा है बिहाइंड द सीन, ये मुझे नहीं पता, ये सब कर रहे हैं मेरे सिस्टम प्रोग्राम्स। मुझे जो दिख रहा है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पास इंटरेक्ट जिससे मैं कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कोई भी अगर पूछता है, और जो भी टॉपिक इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको अगर लेट सपोज फाइल बनानी है, अगर आपको फाइल भी बनानी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, मेरे पास जो डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्क, राइट। उस डिस्क में कौन से ब्लॉक पे जाना है, कौन से ब्लॉक में मेरे को राइट करना है, ये सब ब्लॉक हेड, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद आपको मैनुअली उन चीज़ों को करना पड़ेगा, उनके लिए आपको फाइल क्रिएट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब ना करना पड़े, इसीलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल सिस्टम प्रोग्राम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैक OS, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर रहे हो यूज़ विंडोज़, हो सकता है कुछ लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो ये सब सिस्टम प्रोग्राम्स है, तो इसको फटाफट देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हायरार्की में आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो क्या होता है, देखो ये सब चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें हमसे छुपी होती हैं। सिस्टम प्रोग्राम भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलूँगा मैं, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट बोलूँगा। हार्डवेयर एंड इनसे इंटरेक्ट करने वाले इंटरफेसेस, ये सब अपने लिए एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हम इनके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं करते, हमें नहीं पता होता ये काम कैसे कर रहे हैं। ऑल्दो आप देख सकते हो, बट हम इनकी केयर नहीं करते, राइट। हम अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको अपने आप रन करता है। कैसे करता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में अगर आप देखोगे तो आपका ब्राउज़र हो गया, कोई भी एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम है मान लो, बैंकिंग का कोई भी सिस्टम है, जो भी आप जिससे इंटरेक्ट करते हो वो सिस्टम प्रोग्राम वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं जैसे कंपाइलर हो गए। अब जब भी आप पाइथन में कोड लिखते हो, पाइथन के पास तो कंपाइलर नहीं है, ठीक है, जावा में कोड लिखते हो तो जावा कंपाइलर आप यूज़ करते हो, ठीक है।
या फिर आप C++ में कोड लिखते हो या C में लिखते हो तो आप GCC या G++ यूज़ करते हो। तो ये जो कंपाइलर लिखे हुए हैं इनका काम है कि एक लैंग्वेज का कोड लेना और उसको और लो टर्म्स में कन्वर्ट करना और लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लाइक असेंबली, मशीन कोड, ये सब। ठीक है, तो ये सब जो काम कर रहे होते हैं ये हमारे कंपाइलर्स कर रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता ये कैसे कर रहे हैं, ये बस चलते हैं, राइट। तो सिस्टम प्रोग्राम्स के साथ हम इंटरेक्ट नहीं करते, जस्ट हम उनको बताते हैं ये करना और वो कर देते हैं। अब सिस्टम प्रोग्राम में दूसरा फंडामेंटल सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना, बिकॉज यही सबसे फंडामेंटल ब्लॉक है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि भाई कल को कोई भी फाइल बनानी है तो ये इंटरेक्ट करेगा, फाइल बनाएगा। कल को कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो ये करेगा। कल को कोई भी प्रोसेस मुझे बोलना है कि भाई मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, उसको मुझे रन करना है, मतलब प्रोसेस, रनिंग प्रोग्राम इज प्रोसेस बेसिकली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि भाई इस प्रोसेस के लिए रिसोर्स मैनेज करना, ठीक है, कैसे मेमोरी देनी है, कैसे CPU देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो तरह के मोड होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं, मैं बेसिकली बोलूंगा जनरली दो मोड होते हैं, कर्नल मोड होता है और एक यूजर मोड होता है, ठीक है। कर्नल मोड एक सिंपल सा मोड है जिसका मतलब ये है कि इसके पास सारी सुपर यूजर की परमिशन है। सुपर यूजर का मतलब ये होता है कि भाई ये सब कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ कर सकता है, ये ऑल्टर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है, ठीक है। बट यूज़र मोड में ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि आप अपने यूज़र प्रोग्राम में कोई कोड लिख दो, ठीक है, ये आप सीधा विदाउट गोइंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कर्नल मोड या कुछ भी, सीधा जाके ये हार्डवेयर में कोई फाइल एक्सेस कर ले सीधा विदाउट यूजिंग एनी इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है अभी अपन देखेंगे आगे। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूज़र मोड जनरली क्या होता है कि एक ऐसा मोड जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशन होते हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि यूज़र मोड में कोई प्रोग्राम चल रहा है और हम उसको हार्डवेयर का एक्सेस दे देंगे तो ऐसा नहीं होता, वो सब APIs के थ्रू करते हैं, इंटरफेसेस के थ्रू करता है यूज़र मोड। तो ये हम देखेंगे अभी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम विच रन्स इन कर्नल मोड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल मोड में रन करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स स्केड्यूलिंग ये सब करना होता है, राइट, प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह। तो हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोस्ट बेसिक सिस्टम प्रोग्राम है, ठीक है। कर्नल मोड में चलता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम उसके साथ इंटरेक्ट करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज को। इट मेक्स द लाइफ ऑफ अ प्रोग्रामर इजी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामर एडजस्टिंग डिस्क हेड ब्लॉक, तो बेसिकली डिस्क हेड्स और ब्लॉक्स क्या होता है, जब भी आप अपनी हार्ड डिस्क पे कोई भी फाइल रीड करते हो या राइट करते हो तो आपको उसका पहले ब्लॉक और हेड्स फाइंड करने पड़ते हैं कि कहाँ से डेटा रीड करना है, राइट। आपकी डिस्क ब्लॉक्स में बटी होती है। तो बेसिकली ये वो बोल रहा है कि ये आपको सब एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, कि बोलता है कि भाई ये लो एक इंटरफेस, ये लो एक API कॉल, इसको यूज़ करो और फाइल एक्सेस कर लो, ठीक है। API कॉल बेसिकली रीड होती है और वो सब हम देखेंगे अभी सिस्टम कॉल्स में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द काम है कि ये चीज़ें करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत जेनेरिक चीज़ है, आगे जाके यूज़ होती है कि जब भी कोई चीज़ मैनेज होती है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें रन करना। अब दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एक होती है टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, एक होती है स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। और ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, कभी भी हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करेंगे तो उसका सिंपल सा मतलब ये होगा, लेट्स सपोज दो प्रोसेस चलाने हैं P1 एंड P2, ठीक है, और मुझे P1 एंड P2 का दोनों को रिसोर्स देने हैं। तो मैं कैसे दूं? या तो मैं बोलूं कि P1 भाई तू पूरा चल जा, फिर मैं P2 को लाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा, राइट, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगा P1 को सबसे पहले कि मैं तुझे टाइम मल्टीप्लेक्स कर देता हूँ। मतलब लेट सपोज P1 को हम बोलते हैं कि तू 1 सेकंड के लिए चलेगा, जितना भी चला अपना स्टेट स्टोर कर लेना, जहाँ तक भी तू पहुँचा उसका स्टेट स्टोर कर लेना और फिर P2 को चलने देना। वो बोलेगा ठीक है, P1 चला, लेट सपोज उसने कुछ उसके फाइल्स खुली हुई थी, कुछ उसने प्रिंट किए हुए थे स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब। तो ये सारा स्टेट कहीं पे स्टोर हो जाएगा, कहीं पे स्टोर हो जाएगा वो, ठीक है, और फिर P2 आ जाएगा। फिर P1 जब दोबारा रिज्यूम करेगा तो वो फिर दोबारा अपना स्टेट लास्ट वाला रिस्टोर करके वहीं से रिज्यूम कर लेगा। तो इसको बोलते हैं टाइम के बिहाफ पे मल्टीप्लेक्स करना। P1 को बोला कि 1 सेकंड तक चल जा, फिर हमने बोला 1 सेकंड हो गया भाई, अब P2 को आने दे, ठीक है।
इसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। अब दूसरा होता है अपने पास स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग का सिंपल सा मतलब है, लेट सपोज मुझे P1 को मेमोरी देनी है, P2 को मेमोरी देनी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं P1 को बोलूँगा भाई ले सारी रैम तेरी है कुछ भी कर, ऐसा तो होगा नहीं। मैं उसको बोलूँगा कि भाई देख मेरे पास ओके ये बाइट्स है, लेट सपोज अगर ये मेगाबाइट्स होता तो मैं बोलता कि भाई देख 1 GB की रैम है, ठीक है, देखो P1 भाई तेरे पास ये मेमोरी है, ये आइसोलेटेड मेमोरी मैंने तेरे को दे दी है, इसी में ही काम करना है तेरे को। बोलेगा ठीक है, ये स्पेस P1 का रिजर्व हो गया। फिर मैंने P2 को बोला ये स्पेस तेरा है, तुझे इसी को यूज़ करना है और किसी में भी कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर X है तो उसको जाके एक्सेस कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्पेस को डिवाइड करना, स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मीनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर्ड है। देखो हुआ क्या था कि यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड सेट किया गया था। देखो कुछ भी होता है ना तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है। अब मान लो कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कल को एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, बोलता है कि हमारा अगर तुम्हें ये चीज़ एक्सेस करनी है तुम इस प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर कल को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो अपना प्रोसेस ले आता है, राइट, कि ये प्रोसेस फॉलो करो अगर आपको फाइल बनानी है तो ऐसा नहीं होता, राइट। एक बेस लाइन सेट करनी पड़ती है, तो उन सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अपना मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, तो हम मीनिक्स स्टडी कर रहे होंगे। हो सका तो मैं ज़रूर इसका कोड भी करूँगा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाएंगे, ठीक है, देखेंगे कितना फिजिबल है, कितना आपके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो वो देखेंगे। बट कमेंट में बताना कि इंटरेस्टिंग रहेगा या नहीं। बाकी हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो बनाते रहेंगे जिसमें मज़ा आएगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, राइट। तो वो तो है ही कि भाई थोड़ा थ्योरी करने के बाद एक प्रोजेक्ट ज़रूरी होता है, वो तो बनाते रहेंगे हम। बट क्या हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए, क्या आपको इंटरेस्ट है, तो वो कमेंट में बता देना। तो मीनिक्स इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स ने लिनक्स ने क्या किया था, अपना लाइसेंस चेंज कर दिया था यूनिक्स ने, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे उसको एज अ बेस लाइन यूज़ करने के लिए, ताकि वो लोगों को पढ़ा सके। तो इसलिए एक बंदे ने मीनिक्स लेके आया, मीनिक्स के ऊपर इटरेशंस हुई, अच्छा बना, और मीनिक्स अभी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। और मीनिक्स के बाद जो आफ्टर फ्यू चेंजेस मार्च 13 1994 को जो लिनक्स लॉन्च हुआ था, वो मीनिक्स का ही फर्स्ट वर्जन में बोल सकता हूँ, लाइक फर्स्ट पब्लिक वर्जन, राइट। तो लिनक्स मीनिक्स से आया है, या आप बोल सकते हो। और मीनिक्स इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूनिक्स को लाइसेंस्ड कर दिया गया था और उसका यूज़ प्रोहिबिटेड था इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टडी। तो सबसे पहला हमारा ऑफिशियल टॉपिक आता है सिस्टम कॉल्स। ऊपर तो सब हमारी समरी थी, ठीक है, कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, कर्नल मोड, यूज़र मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से, और ये भी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस देखना है कि क्या कैसे हो रहा है। जब अप्लाई करेंगे अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। सबसे पहले आता है सिस्टम कॉल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप अपने यूज़र मोड में या एप्लीकेशन प्रोग्राम में, एक ही बात है, काम कर रहे होते हो और आपको कुछ इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर से, आप तो कर नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे। तो इफ़ योर प्रोग्राम वॉन्ट्स टू रीड अ फाइल, लेट्स से फ्रॉम आवर हार्ड डिस्क, इट हैज़ टू गो थ्रू कर्नल मोड। अगर आपको कुछ भी एक्सेस चाहिए हार्डवेयर का, कुछ भी ऑल्टर करना है, चेंज करनी है, एक्सेस करनी चीज़ों को, तो आपको कर्नल मोड के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मैं यूज़र मोड में अपना प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसको फाइल रीड करनी है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मुझे फाइल रीड करनी है। तो कर्नल मोड बोलेगा ठीक है, तुम ना एक सिस कॉल कर सकते हो, सिस कॉल कर सकते हो। अब सिस कॉल क्यों कर रहा है कर्नल मोड, ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो एक सिस्टम कॉल्स नाम का चीज़ होती है, जिसका मतलब ये है अगर आपने कभी फाइल रीड करी हो तो आप रीड करके एक फंक्शन यूज़ करते होगे, या फिर फाइल क्लोज की है तो आप क्लोज करके फंक्शन यूज़ करते होगे, ठीक है। अगर आपने फाइल डायरेक्टरी बनाई है तो mkdir मेक डायरेक्टरी नाम का फंक्शन या फिर टर्मिनल में कमांड यूज़ करते होगे। चेंज डायरेक्टरी करनी है तो cd यूज़ करते होगे। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं इनको बोलते हैं हम सिस्टम कॉल्स। cd को मैं एज अ सिस्टम कॉल ना बोल के मेक डायरेक्टरी, इन सब चीज़ों को सिस्टम कॉल्स ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऑल्टर कर रहे हैं अंदर जाके, राइट। तो सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। आपको ये नहीं लग रहा जब आप फ्रंट एंड से बैक एंड तक कुछ चीज़ें लानी होती हैं, फ्रंट एंड को यूज़र्स चाहिए, जितने भी यूज़र स्टोर्ड हैं बैक एंड में, तो वो एक यूज़र की API होगी, कॉल करेगा, राइट।
तो ये एक बीच में इंटरमीडिएटर आता है, एपीआई आती है, राइट, उसको हिट करना पड़ता है। वैसे ही ये एक सिस्टम कॉल्स का इंटरफेस होता है, उसको हमें हिट करना पड़ता है सिस्टम कॉल्स को, वो आगे जाके कर्नल मोड से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके आपको देती हैं। जैसे कि मुझे फाइल रीड करनी है तो मैं रीड फंक्शन कॉल करूँगा, उसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट दूंगा कि कौन सी फाइल है, कौन सा मोड में मुझे रीड करनी है, और इसका जो आउटपुट होगा वो एक फाइल डिस्क्रिप्टर होगा, राइट। तो ये सिस्टम कॉल रन होती है, आपको फाइल डिस्क्रिप्टर या फिर मैं ऐसा बोलूँ पॉइंटर आपको रिटर्न कर देंगी। तो सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो के लिए है सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम कॉल्स आपको याद नहीं रखनी, अगेन आपको कुछ भी याद नहीं रखना जितना कुछ भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली सिस्टम कॉल है फोर्क। ठीक है, ये क्या करती है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाती है पेरेंट के आइडेंटिकल। क्या होता है ये देखेंगे आज, मेरे पास कोड भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब। ठीक है, तो वैसे तो इस कोड को हम आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कि ये सब कैसे हो रहा है, राइट। ओके, तो सबसे पहले फोर्क सिस्टम कॉल देख लेते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो फोर्क क्या होता है, लेट सपोज आपका कुछ प्रोसेस चल रहा है, अगेन रनिंग का प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। लेट सपोज आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है, वो चल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक फोर्क करना है प्रोग्राम, जो क्या करता है, पहला प्रोग्राम P1 क्या करता है, ये करता है प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब P2 है, P2 क्या करता है, ये करता है बाय वर्ल्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भाई जब भी कोई बंदा P1 चलाएगा मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, और फिर दूसरा प्रोग्राम है किसी ने लिखा हुआ, P1 के बाद मुझे P2 चलाना है। ठीक है, या फिर P1 के पहले P2 चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्क सिस्टम कॉल मारूंगा। ठीक है, जो भी P1 था वहां पे एग्जैक्ट कॉपी P2 की होगी। P2 की एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये नहीं है कि P1 की जो भी हमने P1 में लिखा वो P2 में आ जाएगा, नहीं। देखो, कोई भी प्रोग्राम चलता है वो यूज़ करता है कुछ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपका CPU है तो CPU के पास कैश होती है, L1 कैश हो गई, L2 कैश हो गई, L3 कैश हो गई, फिर रजिस्टर्स हो गए R1, R2, R3, R12। ठीक है, और इन सब के बाद आता है अपने पास रैम। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। सबसे जल्दी चीज़ें जहाँ से मिलेंगी वो हमारी होती है कैश, उसके बाद रजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद रैम, और सबसे लेट चीज़ें मिलती है हार्ड डिस्क से। टाइम कितना लगता है किसी चीज़ को फेच करने में, उनको बोलते हैं हम रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज में एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, उसका नाम है रजिस्टर्स। फिर प्रोसेस है, कुछ फाइल्स खोल रखा है तो उसके पॉइंटर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर, जो कि हम सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल्स में देखेंगे, डोंट वरी। तो लेट्स सपोज P1 जब काम कर रहा था उसके पास कुछ वैल्यू स्टोर थी रजिस्टर 1 में, कुछ वैल्यू स्टोर थी रजिस्टर 2 में, फाइल खुली हुई थी एक जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर F1 में, दूसरी F2 है। जैसे ही मैंने फोर्क कॉल किया उस प्रोग्राम में, अगर मैं आपको कोड में लेके चलूँ यहाँ पे, तो ये एक पाइपलाइन फंक्शन है। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आएगा बट जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कर रहा, 2 फाइल डिस्क्रिप्टर का एक एरे बना रहा हूँ, उसमें पाइप सेटअप कर रहा हूँ। ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल डिस्क्रिप्टर देखेंगे। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्क कर रहा हूँ। ये मेरा पेरेंट प्रोसेस है, जो भी अभी चल रहा था पेरेंट प्रोसेस है। जैसे ही मैंने फोर्क कॉल किया तो ये सब जितने भी मेरे रजिस्टर्स और फाइल डिस्क्रिप्टर खुले हुए थे वो सब मेरे कॉपी हो जाएंगे चाइल्ड प्रोसेस में। और जब फोर्क की वैल्यू 0 नहीं आती उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। फोर्क का यही नेचर है कि वो जब भी 0 रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब है हम अभी भी पेरेंट प्रोसेस में है। तो ये कोड पेरेंट प्रोसेस का है, और फोर्क जब भी दूसरे एल्स में जाएगा उसका मतलब ये है चाइल्ड प्रोसेस। तो मेरा ये है P1। ठीक है, फोर्क करने के बाद ये पेरेंट प्रोसेस का कोड होता है जब फोर्क 0 रिटर्न नहीं करता, और जब वो 0 रिटर्न करता है तो वो होता है हमारा चाइल्ड प्रोसेस। तो ये P2 है, ये पूरा एल्स के अंदर, और ये P1 है, ये चल रहे हैं 2। ठीक है, बट जब ये P1 से पहले चलने से पहले मैंने फोर्क कॉल किया था तो ये P1 और ये P2, इन सब के सेम रजिस्टर्स, सेम फाइल डिस्क्रिप्टर, सब कुछ सेम होगा जो भी फोर्क के पहले कॉल हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इससे पहले x वेरिएबल बनाया तो x वो पेरेंट के लिए भी सेम होगा, चाइल्ड के लिए भी सेम होगा। उसके बाद चाइल्ड अगर x चेंज करेगा तो वो पेरेंट के लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टेट कॉपी हो जाएगा, मतलब रेफरेंस नहीं होगा, कॉपी होगा। तो चाइल्ड में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट में भी वो चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फोर्क कॉल काफ़ी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई फोर्क का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप फोर्क करते हो उसका मतलब नया प्रोसेस बनाना होता है, चाइल्ड प्रोसेस बनाना, और
जब बोथ प्रोसेस रन दे रन सेपरेटली एंड स्टेट चेंज ऑफ वन डजंट अफेक्ट अदर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फोर्क जब भी हम कॉल करते हैं सिस्टम कॉल, तो ये यूज़र मोड में आपका जो प्रोग्राम है ये सिस्टम कॉल इंटरफेस में जाता है, उसमें ये फोर्क का कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर एग्जीक्यूट जब वो कोड हो रहा होता है वो सब कर्नल मोड में होता है। तो ये सब क्या करता है, एक नया प्रोसेस बनाता है। नया प्रोसेस बनाने का मतलब क्या है कि फोर्क जब भी कॉल होगा एक नया प्रोसेस बनाया जाएगा, उसके लिए रैम एलोकेट करना, वो सब एलोकेट करना, रिसोर्सेज जिससे वो प्रोसेस चल पाए, राइट, वो सब कर्नल मोड में ही हो पाएगा। और जब हम फोर्क कॉल करते हैं ये रिटर्न करता है 0 अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो जब भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा फोर्क कॉल करने के बाद, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो होगी 0। और जब भी वो पेरेंट प्रोसेस होगा तो वो चाइल्ड की जो प्रोसेस आईडी है PID वो रिटर्न होगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल खोल के दिखाऊं तो मैंने कमांड किया है रन PS all। ठीक है, तो इसमें जितना कुछ भी मेरे प्रोसेस चल रहे हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोसेस आईडीज देख सकते हो, ये सारी प्रोसेस आईडीज हैं, वो सारे प्रोसेस की जो अभी तक चल रहे हैं उनकी आईडीज हैं, राइट। तो ये है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जब भी आप शेल में कोई कमांड रन करते हो टर्मिनल में, लेट सपोज मेक डायरेक्टरी MKDIR ही रन करते हो आप, तो वो कैसे रन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि शेल जब भी आप खोलते हो वो आपकी इनपुट का वेट कर रहा होता है। ठीक है, जब भी आप इनपुट देते हो उसको, तो वो इनपुट में क्या करता है, वो उसको चीज़ें मिल जाती हैं, वो गेट कर लेता है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है। पेरेंट आपका हमेशा शेल में चल रहा होगा, वो अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है जब भी आप कमांड दे देते हो। ठीक है, फिर चाइल्ड रन होता है और जो आपका पेरेंट होता है वो उसका वेट करता है, जो भी उसकी आउटपुट होती है वो आपके शेल में प्रिंट करता है। ठीक है, अब ये वेट कैसे होता है, इसके लिए एक सिस्टम कॉल होती है वेट PID, वेट फॉर दिस प्रोसेस ID, ये एक सिस्टम कॉल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने ये कॉल की है तो कोई भी चाइल्ड अगर टर्मिनेट होगा तब तक वो प्रोसेस पेरेंट उसका वेट करता रहेगा। इसका कोड कैसा हो सकता है, मैं अगर डमी सा कोड लिखूं तो क्या होगा, पहला होगा कि इनपुट, यूज़र की इनपुट ली। ठीक है, अब यूज़र की जैसी इनपुट मिल गई तो मैंने फोर्क कॉल किया, इसको स्टोर कर लिया लेट सपोज ID में। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ID 0 नहीं है, अगर ID 0 नहीं है इसका मतलब पेरेंट प्रोसेस है, और पेरेंट में मैं क्या करूंगा, वेट PID कॉल करूंगा कि भाई तुझे वेट करना है, तू पेरेंट में वेट करना है, तू वेट कर। और एल्स में जहाँ पे चाइल्ड होगा वहाँ पे मैं ये कमांड का क्या रिजल्ट होना चाहिए, जो भी मैंने कमांड रन किया उसका कोड होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा टर्मिनल में जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे रन कर दूँ, telnet google.com, तो ये ट्राई कर रहा है। अब ये क्या है, इसने एक चाइल्ड प्रोसेस रन किया है, चाइल्ड प्रोसेस ने telnet google.com कमांड रन किया है। ठीक है, अब उसकी आउटपुट जो भी है ट्राइंग, ये वाली आउटपुट प्रिंट हो रही है और चाइल्ड अभी भी ट्राई कर रहा है। चाइल्ड टर्मिनेट नहीं हुआ है तो मैं एक नई आउटपुट टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक टाइप, वो है PSA। ठीक है, अब ये टाइप मेरे चाइल्ड में हो रही है, बट ये क्या मैं पेरेंट में इसको रन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब जैसी वो स्टॉप हुआ है तब जाके मैं इसमें टाइप कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही है कि पेरेंट उसका वेट करते रहता है, तो वेट PID कॉल इसके लिए होती है। ठीक है, आफ्टर चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीशन द एड्रेस पॉइंटेड आउट बाय स्टैटलॉक विल हैव चाइल्ड्स टर्मिनेशन स्टेटस। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वेट PID आप जब भी कॉल करते हो उसमें सबसे पहले आप प्रोसेस ID देते हो जिसका वेट करना है, उसके बाद स्टैटलॉक, जिसने C++ पढ़ी है उसको पता होगा, जिसने C या C++ पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है मैं आपको बता दूं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम C या C++ में होगा। उसका रीज़न ये है कि C एंड C++ में CS फंडामेंटल करें तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप अभी अभी जाओगे यूट्यूब पे C++ का क्रैश कोर्स कर लोगे या फिर C का क्रैश कोर्स कर लोगे 1-2 घंटे का, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है, इसमें स्पून फीड करने का मतलब नहीं है। तो वेट PID है। दूसरा आर्गुमेंट है स्टैटलॉक। स्टैटलॉक क्या है, एक ऐसा एड्रेस है जहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे चाइल्ड की आउटपुट है वो जो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। आउटपुट नहीं, स्टेटस स्टोर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर चाइल्ड ने टर्मिनेट किया किसी एक्सेप्शन में तो उसका स्टेटस क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। अगर सिंपल कुछ आउटपुट किया है और सब कुछ सक्सेसफुली रन हुआ है तो नॉर्मल आउटपुट होगा उसका, राइट। तो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा स्टेटस।
एंड का मतलब सिंपल सा है, जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, लेट्स सपोज मेरे हीप में कुछ स्टोर्ड है। अब हीप स्टैक क्या होता है ये सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं फटाफट बता देता हूँ। हीप हमारे जो मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, उसमें हीप होता है। और जो हीप होता है वो एक डायनेमिक, मैं अगर बोलूँ कि मेमोरी, बढ़ने वाली मेमोरी, राइट, जो बढ़ सकती है, जिसमें सारी चीज़ें डायनेमिक जाती हैं, राइट। तो मैं अगर बोलूँ कि हीप में मैंने कोई चीज़ इनिशियलाइज़ की है a = 10, ठीक है। अब a = 10 है, ये हीप में इनिशियलाइज मैं नहीं कर सकता, ये हमेशा स्टैक में होगा। लेकिन अगर मैंने एरे इनिशियलाइज किया है हीप में, कोई एरे जिसकी लेंथ डायनेमिक है, वो बढ़ सकता है, ठीक है, और इसका मैंने एरे को पॉइंट किया है एक x वैल्यू से, x, उस x चीज़ को, उसका जो पॉइंटर है उसमें स्टोर होगा एरे का एड्रेस। तो x में पता क्या होगा, ये जो एरे है रैम का एड्रेस होता है, ठीक है। तो x में स्टोर होगा कुछ ऐसा, कुछ चीज़ ऐसी, कुछ हेक्स वैल्यू वगैरह होगी जो भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, नहीं पता तो हीप और स्टैक देख लेना, समझ जाओगे। और इसका मतलब सिंपल सा है कि स्टैक लॉग के एड्रेस में जाके उसका स्टेटस स्टोर करना, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब चाइल्ड को हम फोर्क कर देते हैं, चाइल्ड को बोलते हैं कि भाई ये कमांड बंदे ने प्रिंट किया, इसको रन करो, तो वो कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ करता है, वो सिस्टम कॉल करता है यूज़ execv, ठीक है। ये सिस्टम कॉल होती है। अब यहाँ पे हाई लेवल वर्किंग दी हुई है कि ट्रू मतलब 1 है तो हमेशा चलता रहेगा। टाइप प्रॉम्प्ट, यहाँ पे बंदा अपनी इनपुट देगा, रीड कमांड, जब वो इनपुट दे देगा जो भी उसने दिया है उसको रीड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस फोर्क करेंगे, पेरेंट में हम वेट करेंगे, ठीक है, पेरेंट में हम वेट करेंगे, और चाइल्ड में हम execve सिस्टम कॉल का यूज़ करके वहाँ पे कमांड पास कर देंगे। अगर उस कमांड को, लेट सपोज कोई कमांड है जैसे कॉपी कमांड है, ठीक है, सिक्योर कॉपी है, SCRCPY मान लो, तो उसको हमें पैरम देने पड़ते हैं कि फाइल 1 क्या है, फाइल 2 क्या है, तो वो सारे पैरम्स यहाँ पे, तो ये सब एक हाई लेवल कोड है। अब execve, ये सारी सिस्टम कॉल इंपॉर्टेंट है। फोर्क हो गया, execve हो गया, वेट PID, ये बहुत ट्रेडिशनल सिस कॉल्स है, और एग्जिट भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सबसे पहले नेम ऑफ द फाइल, argv पॉइंटर टू arg array, अगर कोई भी आर्गूमेंट पास करने हैं उस कमांड में तो वो envp, अगर यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एरे वो पास कर सकते हो। तो इन सिस्टम कॉल्स के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो बाय यूजिंग मैन कमांड। मैं अगर टर्मिनल में जाऊँ, वेट PID, ठीक है, तो मैन वेट PID करोगे तो ये सारा बता देगा कि भाई आपको अगर C में यूज़ करना है इसको, तो ये इंक्लूड स्टेटमेंट कर लो, इंपोर्ट मार लो ऐसे। और आप यूज़ कैसे कर सकते हो, PID_T, ठीक है, वेट PID_T रिटर्न करेगा वेट 3, और ये सब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई क्या क्या होता है। तो मैन कमांड से आप सारी सिस्टम कॉल्स की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, ChatGPT से पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जिट क्या होता है, एग्जिट की वैल्यूज होती हैं 0 से 255। इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट और टर्मिनेट, ठीक है, एंड स्टेटस रिटर्न विल गो टू द एड्रेस। सो एग्जिट किस लिए कॉल होता है, इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है अगर वो एग्जिट कॉल करते हैं, मतलब वो अपने आप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उनका स्टेटस रिटर्न होता है और वो एड्रेस जाता है स्टैट लॉक में, ठीक है। जो भी स्टेटस उसका टर्मिनेट होके आया है वो स्टोर होता है उसका एड्रेस जाके स्टैट लॉक में, और वो रिटर्न होता है पेरेंट को, ठीक है। लोअर वैल्यू 0 मतलब सब कुछ नॉर्मल है, और हाई वैल्यूज मतलब कुछ एरर्स आए हैं। अब अलग अलग वैल्यू की अलग अलग एरर्स होते हैं, ठीक है। अगला हम सिग्नलिंग देखेंगे अगली वीडियो में। सिग्नलिंग बेसिकली ये होता है कि जो हमने टेलनेट किया था, टेलनेट google.com, चाइल्ड प्रोसेस चलते जा रहा है। अब चाइल्ड को मैंने फोर्क किया है, ठीक है, प्रोसेस P1 चल रहा है, ये है P1। अब चाइल्ड है प्रोसेस P2, ये है P2 जो अभी ट्राई कर रहा है। अब मुझे P2 को सिग्नल देना है कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, एग्जिट हो जा, तो मैं उसको सिग्नल देता हूँ Ctrl+C। ये होता है एक सिग्नल देने का मेथड, जिससे वो क्या करता है चाइल्ड कि ओके उसको सिग्नल मिल गया है, अब उसको टर्मिनेट करना है, सारे प्रोसेस के जो भी चीज़ें एलोकेट हुई हैं उसको डी एलोकेट करना है, ये सब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल्स फॉर सिग्नलिंग। बट हमने आज क्या देखा कि प्रोसेसेस फोर्क कैसे करते हैं, ठीक है। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें भी यही फोर्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को और पढ़ना है वो क्या पढ़ सकते हैं होमवर्क के लिए, फोर्क जॉइन पूल्स, काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़े आ जाएंगे पढ़ोगे तो, ठीक है। ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ इसको रन करके। ये जो प्रोग्राम, इसको डीबग पॉइंट मैंने सेट करे हुए हैं। इस प्रोग्राम को हम सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट के बाद देख रहे होंगे। डीबग पॉइंट सेट करे हुए हैं, लेट्स सी।
ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब मैं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आपको मैं पहले बता देता हूँ, मैंने 2 प्रोसेस पास किए हैं यहाँ पे, P1 P2। ठीक है, ये प्रोसेस P1 है जो, इसमें जाओगे अगर और P2 में जाओगे तो आपको कुछ कुछ गार्बेज चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो ये सब काम की नहीं है, काम की चीज़ है ये रजिस्टर्स। अब आएगा आपको मज़े। देखो रजिस्टर्स में मैं अगर आपको CPU दिखाऊं तो ये LR हो गया, PC रजिस्टर हो गया, SP रजिस्टर हो गया, स्टैक पॉइंटर वगैरह, तो ये सब रजिस्टर्स हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, देखो 01 02 ये सारे रजिस्टर्स हैं जो हमने आज बात की। तो इसलिए हम C++ में ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लो लेवल की दिखेंगी, अच्छे से दिखेंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम सिग्नलिंग की बात कर रहे होंगे, फिर फाइल मैनेजमेंट की, और फिर ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जहाँ पे देखेंगे कि प्रोसेस P1 और P2 दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं यूजिंग पाइप्स, एंड कैसे हम फोर्क यूज़ कर सकते हैं टू स्पिन अप डिफरेंट प्रोसेस सो दैट इट कैन कम्युनिकेट टू पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।